नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 के बारे में जानेंगे। चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद और इसको समझने के बाद हम कई बातें जान पाएंगे जो परमाणु की संरचना के संदर्भ में है। जैसे कि 16वीं शती और 18वीं सदी तक परमाणु की संरचना के बारे में क्या अवधारणा थी, 18वीं शताब्दी में परमाणु की संरचना को लेकर क्या क्या प्रयोग हुए, उसकी किस प्रकार की संरचना बनाई गई और उसके बाद 19वीं शताब्दी में फिर परमाणु की संरचना को लेकर क्या और परिवर्तन हुए। आप जानते हैं आज हम गॉड पार्टिकल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन पहले इसके बारे में किस प्रकार की संरचना थी, क्या क्या इसके बारे में बताया गया, वह हमें यहाँ पर पढ़ना है। एक बात और देखें यहाँ पर, जैसे कि हम छोटी कक्षाओं में पढ़कर आए हैं कि विज्ञान क्या है, तो कहते हैं कि तथ्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे इस चैप्टर में कि एक क्रमिक रूप से परमाणु की संरचना के मॉडलों का विकास हुआ। अगर आप देखेंगे कि पहले डाल्टन ने किस प्रकार की परमाणु संरचना दी, उसके बाद थॉमसन ने क्या कहा, फिर रदरफोर्ड ने किस प्रकार का मॉडल दिया, बोर ने किस प्रकार का मॉडल दिया, ये सब हम जान पाएंगे। एक और विशेषता जो इस चैप्टर की है वह हमें ध्यान से देखनी है। एनसीएफ 2005 की अगर साइंस के पोजीशन पेपर की बात करें तो वहाँ हमें कुछ वैलिडिटीज़ मिलती हैं, कुछ वैधताएं बताई गई हैं। जैसे कंटेंट वैलिडिटी है, विषय वस्तु वैधता, एज एप्रोप्रिएट वैलिडिटी, एनवायरमेंटल वैलिडिटी। तो वहीं पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है हिस्टोरिकल वैलिडिटी, यानी कि ऐतिहासिक वैधता। इस ऐतिहासिक वैधता में ये लिखा गया है कि अगर आज हमारे सामने हमारे समक्ष जो विज्ञान है, केवल उसको जानने के बजाय इससे पूर्व इतिहास में विज्ञान का कैसे विकास हुआ, या इससे हम परमाणु संरचना के बारे में बात करें कि हमें इसकी पास्ट हिस्ट्री को भी जानना पड़ेगा, जिससे कि हमें पूरी समझ बनेगी कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की है और कैसे कैसे छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा और फिर नए हम आज जिस आयाम तक पहुँचे हैं कि परमाणु की संरचना किस प्रकार विकसित हुई है। तो हिस्टोरिकल वैलिडिटी को लेकर भी यह चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें परमाणु की संरचना के बारे में, तो सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक कणाद की, तो उन्होंने कहा था कि वह कण वह छोटे से छोटा है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अविभाज्य, अर्थात वह अंतिम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाल्टन ने कहा कि पदार्थ के वह छोटा से छोटा कण जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान रहते हैं वह परमाणु कहलाता है, और इस परमाणु के द्वारा ही सभी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो द्रव्यमान संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात नियम, स्थिर अनुपात नियम, इन सब पर आधारित था। यानी कि इन तीनों नियमों की यह बहुत अच्छी प्रकार व्याख्या करता है। जैसे समझने का प्रयास करें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है कि अगर अभिकारक मिलकर उत्पाद बना रहे हैं, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट का मास है वह अभिक्रिया के उपरांत या रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट का मास भी या उत्पाद का द्रव्यमान भी उतना ही होना चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसी प्रकार निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, तो ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था ये इन नियमों की अच्छी तरह से व्याख्या करता था या इन नियमों पर आधारित था। इसके अनुसार प्रत्येक तत्व बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक तत्व के परमाणु समान परंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करें कि जैसे मानो कोई एक तत्व है, मान लीजिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे वो आपस में समान होंगे, ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे वो आपस में समान होंगे, नाइट्रोजन के जितने भी एटम होंगे वो आपस में समान होंगे। लेकिन ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या अन्य किसी तत्व के एटम से भिन्न होगा।
इसी प्रकार से हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अन्य किसी तत्व से भिन्न होगा। तो एक तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं परंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। और एक ये कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये डाल्टन की बात थी। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। और तत्व में परमाणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो अभिक्रिया में भाग ले रही है इकाई वह परमाणु है। परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं और अणुओं का निर्माण करते हैं। ये सभी बातें किसमें कहलाती है? डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत कहलाता है, या इसको डाल्टन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत से हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि डाल्टन ने परमाणु को एक ऐसी इकाई के रूप में माना था जो अविभाज्य थी, जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता था। इलेक्ट्रॉन की खोज, अब इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें यहाँ पर कि डाल्टन तक तो ये माना था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है और यह निरावेशित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं है। फिर क्या हुआ कि विलियम क्रुक्स ने एक प्रयोग किया जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, विसर्जन नलिका प्रयोग भी कहते हैं। इस विसर्जन नलिका प्रयोग में विलियम क्रुक्स ने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक विसर्जन नलिका ली, उस विसर्जन नलिका में एक उन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया, निर्वात पंप, जिससे उसकी सारी वायु को बाहर निकाल लिया। उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और कोई एक गैस भर दी। और फिर गैस उसमें भरने के बाद में उन्होंने बहुत कम उसका प्रेशर रखा, दाब बहुत कम रखा, 0.01 मिलीमीटर। और उस पर जो अप्लाइड वोल्टेज था वो था जो 10,000 वोल्ट, मतलब जो विभव था, प्रयुक्त विभव, वो बहुत अधिक, दाब बहुत कम था। विसर्जन नलिका को काम में लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए उसमें और उसमें गैस भर दी और फिर उन्होंने उसको प्रयोग को देखा। तो जब विसर्जन नलिका में उन्होंने जो प्रयोग करके देखा तो उनको लगा कि कैथोड से, जो इलेक्ट्रोड कैथोड था, उससे कुछ किरणें निकल रही हैं, उस कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा? कैथोड रेस कहा। समझने की कोशिश करें, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, उन इलेक्ट्रोड से क्या है? रेज निकल रही हैं। पता कैसे चला वो कैथोड से निकल रही हैं? कि इस एनोड के पीछे उन्होंने क्या किया? एक जिंक सल्फाइड का एक कर्टेन या पर्दा लगा दिया या कोई फ्लोरोसेंट लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो यहाँ से कैथोड से रेज निकली वो उस फ्लोरोसेंट कर्टेन पर, उस पर्दे पर उन्होंने सेंटिलेशन या उसमें निशान छोड़े। या दूसरा क्या कि इस जो एनोड थी उसकी छाया उस पीछे बन रही थी उस पर्दे पर। तो उससे ये पता चला कि ये जो किरणें निकल रही हैं कहाँ से निकल रही हैं? ये कैथोड से निकल रही हैं। कैथोड से ये किरणें निकलकर और वो एनोड की तरफ जा रही हैं। फिर दूसरा उन्होंने क्या किया? इस पर उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या हुआ? ये जो किरणें थीं वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ गई। कहाँ मुड़ गई वो किरणें? धनावेशित प्लेट की ओर या पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ चली गई। उन्होंने इसके बीच में क्या किया? पैडल लगा दिया, पैडल व्हील, है ना। और पैडल व्हील लगाने से वो पैडल व्हील घूमने लगा। तो फिर ये बात आई कि डाल्टन ने तो कहा था कि परमाणु एक निरावेशित कण है, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो इसमें फिर कुछ ना कुछ आवेश अवश्य है जो ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ा। इसमें मास है जो इसने क्या किया? पैडल व्हील को घुमा दिया और ये एनोड की तरफ जा रही है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये जो प्रयोग किया उन्होंने उससे निकला कि निश्चित रूप से इसमें से कुछ किरणें बाहर निकलती हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा? कैथोड रेस कहा। 20वीं सदी में अनेक अवपरमाणविक कणों की खोज हुई, अर्थात अनेक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई। माइकल फैराडे ने कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन को निम्न दाब तथा उच्च विभव पर प्रेक्षित किया। कैथोड से एनोड की ओर जाने वाली किरणों को कैथोड किरण कहा और ऋणावेश युक्त कणों को थॉमसन ने नेगेट्रॉन कहा। स्टोने ने नेगेट्रॉन का नाम परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कैथोड किरण नलिका में भरी गैस की प्रकृति तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन समान होते हैं।
इसको समझें। देखो, जो उन्होंने विद्युत विसर्जन नलिका का प्रयोग किया था, उस विद्युत विसर्जन नलिका में उन्होंने एक गैस भरी थी, निम्न दाब और उच्च विभव लगाया था, और फिर उन्होंने देखा था कि ये किरणें कहाँ से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी। इसका नाम दिया उन्होंने कैथोड किरण। अब उन्होंने गैस को परिवर्तित कर दिया, एक गैस को हटाया, दूसरी गैस भर दी, तब भी यही इसी प्रकार के प्रेक्षण उन्हें मिले। इसका जो आवेश था वो भी यही मिला। तब फिर उन्होंने कहा कि जो इसमें गैस भरी है उसकी प्रकृति पर ये कैथोड किरणें निर्भर नहीं करती हैं। बात समझ में आ रही ना? इसमें कोई सी भी गैस भरो, कैथोड किरण की प्रकृति यही रहती है, ये कैथोड किरण की प्रकृति इस पर निर्भर नहीं करती है। और थॉमसन ने फिर क्या किया, E/me की वैल्यू निकाली। E/ मतलब आवेश और मास, इनका इन्होंने रेशो निकाला। वो आया 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्स किलोग्राम -1। थॉमसन ने ये निकाला E/me की वैल्यू, और वो कितनी आई, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्स किलोग्राम -1। आर.ए. मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग किया और इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स निकाला। इस आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान ज्ञात किया। देखो, पहले तो क्या हुआ था कि E/me की वैल्यू निकाल ली थी, वो तो कितनी आई थी, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्स किलोग्राम -1। और मिलिकन ने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से या तेल बिंदु प्रयोग से इसका आवेश का मान निकाला, और वो आवेश कितना आया, 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम्स। तो मास इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए उन्होंने उस आवेश की मात्रा में E/me से जब डिवाइड किया तो हमें क्या आ गया, उसका इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहाँ आप देखें कि 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम्स को जब 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्स किलोग्राम -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई, जिन्हें कैनाल किरणें कहा। इसको आप समझने का प्रयास करें, क्या है। वही लिए डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें कह रहे हैं ये परिवर्तित कैथोड किरण नलिका। इसमें इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया कि अब जो एनोड लगाया वो थोड़ा आगे की तरफ लगाया, और कैथोड को कर दिया इन्होंने परफोरेटेड। परफोरेट मतलब छिद्र युक्त। क्या परिवर्तन किया, कैथोड इन्होंने यहाँ पर कर दिया परफोरेटेड या फिर छिद्रयुक्त कर दिया, और एनोड लगाया, गैस भरी, वही कम दाब और उच्च विभव लगाया। तो उन्होंने देखा कि कैथोड से तो रेज निकल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि कैथोड के पीछे भी कुछ निशान उन्हें मिले। इसका मतलब उन्होंने कहा कुछ किरणें एनोड से भी निकलती हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, परफोरेटेड लिया था, छिद्र युक्त लिया था। तो इन छिद्रों में से होकर वो पीछे की तरफ उसमें जिंक सल्फाइड के पर्दे पर या फ्लोरोसेंट ट्यूब पर हमें यहाँ निशान मिले। तब उन्होंने कहा इसका मतलब केवल कैथोड से ही किरणें नहीं निकलती हैं, बल्कि एनोड से भी किरणें निकलती हैं, और ऐसी किरणों को उन्होंने क्या कहा, कैनाल रेज कहा। यहाँ अंतर आप देख लें और समझें। कैथोड किरणें किन्हें कहा, जो कैथोड से निकलती हैं। एनोड किरण किन्हें कहा, जिन्हों की एनोड से निकलती हैं। क्या किया था परिवर्तन के नाम पर, यहाँ पर उन्होंने परफोरेटेड कैथोड ले लिया था। अब एक और अंतर देखिए, इसमें अंतर ये कि जब वहाँ पर जब हमने कैथोड रेज की बात कर रहे थे और इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया था, तो वो जो किरण थी वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ गई थी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर। और यहाँ जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो ये जो किरणें थी ये निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर मुड़ी। कैथोड किरणें कहाँ मुड़ी थी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर, और ये कहाँ मुड़ी, निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर। इसका मतलब उनका जो कैथोड किरणें थी वो कैसी थी, निश्चित रूप से वो ऋणावेशित रही होंगी, तभी वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ी, और ये निश्चित रूप से धनावेशित होंगी तभी वे ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ी हैं।
एक और बात, हमने जब कैथोड किरण की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि कैथोड किरणें इस बात पर निर्भर नहीं करती हैं कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में या विसर्जन नलिका में कौन सी गैस भरी गई है, जबकि एनोड रेज, जिनको हम कैनाल रेज कह रहे हैं, जो एनोड से निकल रही हैं, वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि उस विसर्जन नलिका में कौन सी गैस भरी हुई है। तो अंतर समझ में आ गया। कैथोड से निकलने वाली किरणें कैथोड रेज कहलाई, ये ऋणावेशित थी क्योंकि धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ गई, और साथ में हमने ये कहा कि यह उस बात पर निर्भर नहीं करती थी या कि उस विसर्जन नलिका में कौन सी गैस भरी हुई है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। एनोड से निकलने वाली किरणें कैनाल रेज कहा है इनको, ये कहाँ मुड़ी, ये ऋणावेशित प्लेट की ओर, इसका मतलब ये धनावेशित हैं। और तीसरी बात ये कि ये जो विसर्जन नलिका में जो गैस भरी है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती हैं। कणों के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनका व्यवहार कैथोड किरण नलिका के प्रेक्षित व्यवहार से भिन्न होता है। जैसा कि हमने समझा कि कैथोड किरण मुड़ रही थी कहाँ पर, धनावेशित प्लेट की ओर, जबकि ये ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ रही हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला था उसी प्रकार से यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालेंगे। तो वहाँ भी यही किया था कि आवेश में यानी कि ई में E/me से इसको डिवाइड कर दिया था। यहाँ भी वही करेंगे। आवेश इसका है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और E/me की जो इसकी वैल्यू आई वो थी 9.579 इंटू 10⁻⁴ कूलम्स किलोग्राम -1। इससे जो प्रोटॉन का द्रव्यमान आया वो था 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अंतर देख ले, वहाँ आया था 9.11 10⁻⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का, जबकि यहाँ आ रहा है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये थी प्रोटॉन की खोज। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार किया और उससे न्यूट्रॉन की खोज हुई। ये कण प्रोटॉन की तुलना में कुछ अधिक भार वाले लेकिन विद्युत उदासीन थे। किया क्या इन्होंने, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का नाभिक यानी कि 2He4, उस पर उन्होंने प्रहार किया। तो उससे बनने वाला एक ऐसा कण मिला जिस पर कोई आवेश नहीं था और लेकिन उसका भार था, और भार कितना था, प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा। तो उन्होंने कहा इसका मतलब जो एटम है या परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक कण और है जिस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था वो काफ़ी कम था, आपने देखा था वो किस रेंज में था, 10⁻⁻31 किलोग्राम, और जबकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 10⁻⁻27 किलोग्राम है। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 था, प्रोटॉन का आवेश +1, और ये जो न्यूट्रॉन थे इन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था, ये विद्युत उदासीन थे। यहाँ पे कंपैरेटिव टेबल देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रदर्शित किया है। इसका आवेश देखें -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम्स। इसका जो रिलेटिव चार्ज या सापेक्ष आवेश है वो -1। इसका द्रव्यमान 1.90939 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसका द्रव्यमान 0.0005486 AMU, या जिसको बाद में उन्होंने कहा 0U माना है। प्रोटॉन देखें स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आवेश वही है जो इलेक्ट्रॉन का था, लेकिन यहाँ धन चिन्ह से दिखाते हैं या प्लस से दिखा रहे हैं। देखें यहाँ माइनस की जगह प्लस लगा हुआ है, प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। वहाँ सापेक्ष आवेश -1 था, यहाँ सापेक्ष आवेश क्या कह दिया हमने, +1, क्योंकि हमने कहा था ये धनावेशित करना है। और इसका जो द्रव्यमान है ये इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफ़ी अधिक है। आप देखें ये 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, जो -10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के भार से काफ़ी अधिक है। और इसका द्रव्यमान देखें यू में, एटॉमिक मास यूनिट में, वो है 1.00727, जिसे 1 माना गया।
इसी प्रकार न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। जैसा हमने पहले कहा, इस पर कोई आवेश नहीं होता, सापेक्ष आवेश इसका 0। इसका द्रव्यमान हमने कहा था प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा अधिक है। आप यहाँ देख रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसका द्रव्यमान 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, या इसको हम कहें 1.00867, और जिसको हमने 1U से प्रदर्शित करते हैं। थॉमसन मॉडल, थॉमसन ने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया था 1904 में। उनके अनुसार परमाणु जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर में धनावेश समान रूप से वितरित रहता है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित रहते हैं कि स्थायी विद्युत अवस्था प्राप्त हो सके। इस मॉडल को उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल अथवा रेजिंग पुडिंग मॉडल कहा। अब इसको समझने की कोशिश करें। थॉमसन ने पहला ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था या परमाणु की संरचना दी। उन समय 1904 में उन्होंने किस प्रकार की संरचना दी? उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु एक गोले के समान है, उसमें धनावेश या पॉजिटिव चार्ज पूरे में समान रूप से वितरित है, और उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं। कैसे समझे? उन्होंने कहा जैसे पूरा परमाणु हो गया तरबूज के समान, और उस तरबूज में जैसे छोटे छोटे बीज होते हैं, वह इन्होंने बीजों को माना इलेक्ट्रॉन, और पूरे तरबूज को क्या मान लिया, धनावेशित गोला परमाणु। तो इस प्रकार उन्होंने परमाणु का एक मॉडल दिया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल अथवा रेजिंग पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक पूरा धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। इस मॉडल की कमियां: परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु में समान रूप से वितरित माना। यह एक स्थैतिक मॉडल है जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को नहीं दर्शाता। यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। देखो, ये आप जानते हैं, इस समय विज्ञान ने जो प्रगति की है उसके बाद हम समझ गए हैं कि परमाणु का धनावेशित भाग उसके केंद्र में स्थित है, जिसको हम नाभिक कहते हैं, जबकि इन्होंने क्या कहा था कि ये धनावेश पूरे में फैला हुआ है। तो ये इनकी एक ड्रॉबैक थी, एक कमी थी। इन्होंने पूरे में धनावेश को फैला हुआ माना था, जो कि वास्तव में होता क्या है, वो एक सेंटर में एक संकेंद्रित रहता है, या हम कहें परमाणु का भार एक सेंटर में रहता है। दूसरा ये स्टैटिक मॉडल था, जबकि होता क्या, इलेक्ट्रॉन तो लगातार घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह से उसमें ये इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को वो नहीं समझा पाए थे। और तीसरा था कि इन्होंने परमाणु की स्टेबिलिटी के बारे में या स्थायित्व के बारे में कोई बात नहीं की थी। रदरफोर्ड मॉडल, ये जो थॉमसन की कमियां निकली वो रदरफोर्ड मॉडल से। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड लीफ ली, एक सोने की पत्ती बहुत पतली 100 नैनोमीटर वाली, और उस पर उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। अल्फा कणों का उन्होंने प्रहार किया। अल्फा कण आप जानते हैं क्या है, हीलियम के नाभिक को, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। 2He4 2 पॉजिटिव। तो हीलियम का नाभिक क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल। उसका बम्बार्डमेंट किस पर किया, गोल्ड फॉइल पर किया, सोने की पतली पत्ती पर, जो कितनी थी, कुल 100 नैनोमीटर मोटी थी। अब यदि थॉमसन का मॉडल होता, ये अल्फा पार्टिकल कैसे है, ये हीलियम का नाभिक कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, और वो थॉमसन ने कहा था सारे में पॉजिटिव चार्ज समान रूप से वितरित है। तो होना क्या चाहिए था कि ये जो अल्फा पार्टिकल भेजे, ये टकराकर वापस आ जाने चाहिए थे, या इनका बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन, विक्षेपण होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। जब उन्होंने प्रेक्षण लिए तो उन्होंने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल को भेजा तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी विक्षेपण के सीधे निकल गए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हुआ। थॉमसन तो कहते हैं सारे में धनावेश है, तो जब सारे में धनावेश है तो फिर ये सीधे कैसे निकल गए। फिर कुछ जो अल्फा कण थे, अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए या विक्षेपित हो गए, और 20,000 में से एक, लगभग ऐसा माना कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस आ गया। ये रदरफोर्ड के लिए बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। उनके ही शब्द में उन्होंने कहा कि यह उनके लिए इतनी आश्चर्यजनक घटना है कि एक 15 इंच मोटी तोप से निकला गोला एक पतले कागज से टकराकर वापस बाउंस बैक हुआ और चलाने वाले पर ही वार कर बैठा।
आप देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात कही है, उनके ही शब्द हैं रदरफोर्ड के। उन्होंने कहा एक 15 इंच मोटी तोप से गोला निकला, एक पतले कागज से टकराए और टकराने के बाद उल्टा आ जाए और चलाने वाले पर वार कर बैठे। उन्होंने कहा ऐसा क्या है परमाणु में, ऐसा क्या है उसमें कि एक इतने ज़्यादा एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल और फिर एक पतली सी सोने की पन्नी से टकराकर उनमें से एक कण बाउंस बैक हो गया। इसका मतलब उन्होंने कहा कि इसके परमाणु के सेंटर में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ अवश्य है जहाँ पर कि बहुत अधिक धनावेश इकट्ठा है, और वो धनावेश इस धनावेश पे क्या पास गया। हम जानते हैं समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, इस कारण से वो टकराकर वापस आ गए। तो यहाँ देख उन्होंने कहा कि अधिकांश अल्फा कण 99.9% बिना विक्षेपित हुए निकल गए, कुछ कण बहुत कम कोण से विचलित हुए और बहुत कम कण लगभग 20,000 में से 180 कोण पर विक्षेपित हो गया। यह आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा कणों का एक सोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, लेड प्लेट जिसमें से एक उन्होंने पार्टिकल को गुजारा अल्फा पार्टिकल को, और सेंटर में आपको एक क्या दिख रही है, सोने की पन्नी लगी हुई। चारों तरफ उसके फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी है और फोटोग्राफिक प्लेट पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जब वो कण टकरा रहे हैं तो उनका सेंटिलेशन या उनका चिन्ह दिखाई दे रहा है। आप नीचे वाले डायग्राम को देखें तो अधिकतर तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना टकराए हुए, बिना विक्षेपण के सीधे निकल गए। कुछ क्या हुआ, छोटे मोटे कोण से विक्षेपित हो गए, और लगभग 20,000 में से एक ऐसा कण था जो वापस से बाउंस बैक हुआ और पुनः वापस आ गया। तो रदरफोर्ड मॉडल ने के निष्कर्ष क्या निकले, रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि चूंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपण के सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। बात समझ में आ गई। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए थे, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, वो किसी से नहीं टकराए। कुछ अल्फा कणों का विक्षेपण परमाणु में उपस्थित प्रतिकर्षण बल के कारण होता है, अर्थात परमाणु का आवेश एवं अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होना चाहिए, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। तो जो बात हम समझ रहे थे यहाँ पर कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो सभी के सारा द्रव्यमान एक बहुत छोटे से क्षेत्र में, एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित है, जहाँ से वो टकराकर वापस आए थे, और इसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस या फिर नाभिक कहा। रदरफोर्ड मॉडल के एप्लीकेशंस या इसके अनुप्रयोग। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। यहाँ ध्यान देने को क्या कह रहे हैं ये कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसको एक इमेजिन करें, अब एक कल्पना करें कि एक क्रिकेट की एक बॉल रखी हुई है, उस बॉल को तो आप क्या मान लें, नाभिक या न्यूक्लियस मान लें, और उस जो परमाणु की त्रिज्या है एटॉमिक रेडियाई वो कितना माने, 5 किलोमीटर। अंतर देखो, क्रिकेट की छोटी सी बॉल वो तो केवल न्यूक्लियस हो गया, और परमाणु की त्रिज्या, मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ, वो कितनी है, 10⁵ किलोमीटर। आप सोचो कितना बड़ा परमाणु, उसकी तुलना में नाभिक बहुत छोटा है। त्रिज्याओं का अंतर देखो, 10⁻⁻10 मीटर परमाणु की त्रिज्या, और नाभिक की त्रिज्या कुल कितनी सी है, 10⁻⁻15 मीटर है। तो उन्होंने कहा कि नाभिक बहुत छोट परमाणु के बहुत छोटे से भाग में केंद्रित है। सारा जो इसका धनावेश है, सारा जो इसका द्रव्यमान है, अधिकांश द्रव्यमान, वो कहाँ पर केंद्रित है, वो एक छोटे से अल्प क्षेत्र में केंद्रित है, जिसको उन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा। आप ये देखें यहाँ ध्यान से, RA/RN। RA का मतलब क्या है, रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई या रेडियाई ऑफ एटम, और RN का मतलब क्या है, न्यूक्लियस की रेडियाई, नाभिक की त्रिज्या। तो एटम की रेडियाई कितनी, 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस की रेडियस हमने कितना बताया था, 10⁻⁻15 मीटर। तो इन दोनों का जब हम रेशियो निकाल कर देख रहे हैं तो कितना अंतर आ रहा है, 10⁵ मीटर का, यानी कि RA = 10⁵ RN, यानी कि जो न्यूक्लियस की रेडियाई का 10⁵ से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर क्या आएगी, एटम की रेडियाई आएगी। इसका 10⁵ टाइम्स एटॉमिक रेडियाई होती है। तो न्यूक्लियस एक बहुत छोटी सी
आकार में बहुत छोटी सी त्रिज्या में समाहित है, जबकि एटम का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। नाभिक की त्रिज्या उसके अंदर न्यूक्लियॉन की संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। r इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3 अथवा r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3 सेंटीमीटर। यहाँ a क्या है? द्रव्यमान संख्या है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, और r0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13। और क्या निष्कर्ष निकले रदरफोर्ड मॉडल से? उन्होंने कहा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में, जिन्हें कक्ष कहते हैं, इनमें घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। समझने की कोशिश करें इन्होंने क्या क्या कहा। बाकी 2 पॉइंट क्या हैं? एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। न्यूक्लियस में तो क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको मिलाकर क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। समझें, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर क्या कहेंगे? उनको न्यूक्लियॉन। और नाभिक के चारों तरफ क्या कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वृत्ताकार पथों में, और जिन वृत्ताकार पथों में घूमते हैं उन्हें कक्ष कहा। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक का पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूक्लियस पर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है नहीं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, इसको समझने की कोशिश करें कि बोर का परमाणु मॉडल कैसे डेवलप हुआ। मैक्सवेल के अनुसार विद्युत आवेशित कणों को त्वरित करने पर एकांतर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो तरंगों के रूप में संचरित रहते हैं। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। प्रकाश तरंगें दोलायमान विद्युत एवं चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती हैं। दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यहाँ बात को समझें। अब ये तरंग सिद्धांत की बात आ रही है, यहाँ उसको वेव के रूप में मानकर चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा वेग मानो एक प्रोपगेट कर रही है, एक तरंग गमन कर रही है, तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र लगाया और उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया ये एक दूसरे के लंबवत है, और ये जो तरंग जिस दिशा में गमन कर रही है उसके भी लंबवत है। मानो हम कहें ये जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में गमन कर रही है, आपको चित्र में दिखाई देगा वो एक्स डायरेक्शन में गमन कर रही है। तो विद्युत क्षेत्र वाई डायरेक्शन वाई कोऑर्डिनेट पर लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इसके जेड कोऑर्डिनेट पर। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर हैं, और साथ में जो ये वेव प्रोपगेट कर रही है इसके भी परपेंडिकुलर या इसके भी लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन कर सकती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार की होती हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। यह एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को दर्शाने के लिए विभिन्न मात्रकों जैसे आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य का उपयोग किया जाता है। निर्वात में सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण एक समान गति अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलते हैं। इसको समझो, देखो ये है क्या। उन्होंने कहा इसको वेव नेचर माना। किसका माना? तरंग प्रकृति माना। अब जब वेव नेचर माना तो इस वेव से एसोसिएटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तरंग से संबंधित कुछ गुण हैं। पहला हम क्या कहें? मानो तरंग दैर्घ्य, जिसको वेवलेंथ भी कहते हैं। अब ये वेवलेंथ क्या है? एक वेव प्रोपगेट कर रही है, आपने डायग्राम में भी देखा था। अब उसके या तो 2 सक्सेसिव मैक्सिमा, 2 क्रमागत उच्चिष्ट, या 2 सक्सेसिव मिनिमा, 2 क्रमागत निम्निष्ट, इनके बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या इसको एक प्रकार और कैसे परिभाषित करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन अ कंप्लीट साइकिल। एक चक्र में किसी तरंग द्वारा, एक पूर्ण चक्र में किसी तरंग द्वारा तय की गई दूरी। तरंग ऐसे चली, वेव ऐसे चली और यहाँ चक्र पूर्ण हो गया, ऐसे ये चक्र पूर्ण हो गया। तो एक पूर्ण चक्र में किसी तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य या लैम्डा कहते हैं।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन अ कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट है नैनोमीटर, एंगस्ट्रम या सेंटीमीटर। ये लेंथ है ना, हम कह रहे हैं ये क्या कर रही है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को किस में नापते हैं, लेंथ से नापेंगे, तो उसमें नैनोमीटर या फिर जनरली इसको एंगस्ट्रम में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जो इसकी बात आ रही है वो है आवृत्ति, जो वेव से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। आवृत्ति या इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को समझें, यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उससे 1 सेकंड में ऐसे कितने साइकिल्स पास हो गए, कितनी तरंग दैर्घ्य गुजर गई। बात समझ में आई, नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाले तरंग दैर्घ्यों अथवा चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब ये आवृत्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। यूनिट क्या होगी इसकी, साइकिल्स पर सेकंड। हमने कहा ना चक्र 1 सेकंड में, तो या तो साइकिल्स पर सेकंड या इसकी यूनिट देते हैं हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज कहते हैं। एक तीसरी एक प्रॉपर्टी होती है, वो है तरंग संख्या या वेव नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से। न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर -1। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी जब हम वेव नेचर पढ़ रहे हैं तो आप इन 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखें। एक तो वेव कोई ना कोई एनर्जी होगी, ऊर्जा की बात करते हैं। दूसरा हमने कहा तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हमने कहा आवृत्ति न्यू, उसकी यूनिट है हर्ट्ज। और चौथा हमने कहा वेव नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, जो 1/λ के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को उन्होंने ध्यान से देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो तरंग हैं ये किस प्रकार से प्रोपेगेट कर रही हैं, वहाँ से ये तरंग सिद्धांत शुरू हुआ था। हाँ, तो आज की क्लास में हमने यह सीखा कि परमाणु संरचना का कैसे विकास हुआ, परमाणु के संरचना के बारे में किस प्रकार से मॉडल बने। सबसे पहले हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसको उन्होंने माना था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। फिर उसके बाद डाल्टन के बाद में कुछ विलियम क्रुक्स के और फैराडे ने एक्सपेरिमेंट्स किए कैथोड किरण लेकर, कैथोड किरणों की खोज हुई, तब ये माना कि परमाणु के अंदर भी कुछ होता है। फिर हमने सीखा कि कैथोड किरणों की क्या क्या प्रकृति है। उसके बाद हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज में हमने केनाल किरणों के बारे में सीखा। फिर देखा कि केनाल किरणों के बाद में प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, उनका द्रव्यमान और उनका फिर वो सापेक्ष द्रव्यमान कितना था, इस सब के बारे में हमने जाना। इसके बाद परमाणु का जो सबसे पहले मॉडल 1904 में दिया था थॉमसन ने, जिसको रेजिंग पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद उसकी में क्या कमियां रहीं, जिसको लेकर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। रदरफोर्ड का गोल्डन लीफ एक्सपेरिमेंट या स्वर्ण पत्ती प्रयोग के बारे में हमने जाना। रदरफोर्ड ने उससे क्या प्रेक्षण लिए, उनके क्या क्या निष्कर्ष निकले, और उन निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है और उसका जो सारा द्रव्यमान है वो एक केंद्र में स्थित है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद फिर हमने सीखा कि तरंग सिद्धांत, जो बोर के सिद्धांत की पृष्ठभूमि बना कि तरंग क्या है, तरंग सिद्धांत किस प्रकार है, और किसी वेव से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जाना कि लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य, न्यू आवृत्ति, वेव नंबर, न्यू बार और एनर्जी, ये सब वेव से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके बारे में हमने इस क्लास में जाना। तो हमारी कुछ समझ बनी कि हम परमाणु की संरचना की शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस प्रकार आते आते ये बोर के मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि बना। इसके अगली क्लास में हम सीखेंगे बोर का मॉडल क्या है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या किस प्रकार से दिया गया, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी, वेव मैकेनिक्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ। फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे, हम आदर्श कृष्णिका के बारे में जानेंगे। तो ये सब हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।